मैं धर्म नारायण दुबे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैं अपनी कंपनी तथा अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेस्क ऑफ डी एन दुबे पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। मेरी कंपनी ने एक अपना मिशन प्रारंभ किया है जिसमें वो भारतवर्ष के गरीबों, वृद्धों, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देने का निर्णय लिया है। मेरे इस मिशन में आप सभी लोग सहभागी बने, सहयोग करें तथा मिशन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें और मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल बटन दबाएं ताकि जो है मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और मैं आपकी गोपनीयता को पूरा ध्यान रखते हुए काम करूंगा, जैसा कि मेरी कंपनी विगत 11 वर्षों से करती चली आ रही है। आज इस समय जो है सबसे कठिन दौर साइबर क्राइम का चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारतवर्ष ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्टिव हैं और लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, इवन ईमेल पे भी मैसेज करते रहते हैं। उसमें कुछ मैसेज बहुत ऑब्जेक्शनेबल भी रहते हैं, उसको लोग बिना पढ़े शेयर भी कर देते हैं, इसलिए वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में एक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मॉडल रेगुलेशन तैयार हुआ। उसके तैयार होने के बाद काफ़ी देशों में जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, लोगों के सामने इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के विषय में एक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और हमारे भारतवर्ष में सन 2000 में इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और वो कानून बन गया। वो कानून बनने के बाद चूंकि अभी तक साइबर क्राइम का डिफिनीशन किसी एक्ट और इंस्टीट्यूट में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ भारत में इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के साथ साथ इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 तथा रिजर्व बैंक एक्ट के तहत रहते हुए इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस के तहत कार्रवाई की जाती है। आपको यह मैं बताऊं कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, किस पोस्ट को मैं शेयर करूं, किस पोस्ट को लाइक करूं। ये सभी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से बनती है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट को शेयर करता हूं तो मेरी भी उतनी ही भागीदारी बनेगी जितनी की पोस्ट करने वाले की बनेगी। देश में, हमारे भारतवर्ष में सन 2009 में पहली साइबर रेगुलेटरी कोर्ट का शुभारंभ हुआ। देश के कई बड़े शहरों में साइबर थाने खोले गए जिनों में साइबर सेल का गठन किया गया जो इस तरह के मामले सुनते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि साइबर क्राइम में के एक्ट के तहत आप परेशानी में न पड़ें, इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, व्यापार, उत्पाद, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा की हानि पहुंचाते हैं तो ये मानहानि के दायरे में आएगा, जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 के तहत ट्रायल होगा, जिसमें 2 वर्ष की जेल और फाइन है। और यदि जानबूझकर धर्म के बारे में आपत्तिजनक सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करेंगे
तो आईपीसी की धारा 295 के तहत उसमें 3 साल की सजा का प्राविधान है। फेक न्यूज़ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष संस्था से संबंधित किसी भी तरह का गलत समाचार तथा आपत्तिजनक समाचार फैलाकर अशांति फैलाते हैं तो भी आपको जो है इस फेक न्यूज़ के तहत आपके ऊपर आईपीसी की धारा 468 व 469 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और डिजिटल डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़, बिना किसी व्यक्ति के परमिशन के उसके किसी भी डॉक्यूमेंट से, वो चाहे मेल पे पड़ा हो, चाहे ट्विटर पे पड़ा हो या फेसबुक पे पड़ा हो, उससे अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो उससे भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और इसके तहत आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत 3 साल की सजा का प्राविधान है। और पोर्नोग्राफी से दूर रहने की ज़रूरत है। यदि कोई यूजर इंटरनेट पर गैरकानूनी तरीके से पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री पोस्ट करता है तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा सेक्शन 64B के तहत 3 साल के जेल का प्राविजन है। ऑनलाइन आईडी की चोरी, हैकिंग करना, जो कि आप लोग आज के डेट में हमेशा सुनते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और मेरे फेसबुक अकाउंट पे जो है आपत्तिजनक पोस्ट आने लगे। लोग बताते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट पे कुछ गलत मैसेज आ रहे हैं। तब लोगों को पता चलता है कि मेरे अकाउंट पे कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं जो कि मैंने तो पोस्ट ही नहीं किया। तब आइडिया लगता है कोई मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। तो इस टाइप के हैकर्स भी बहुत काफ़ी एक्टिव हैं इस समय। अगर आप किसी भी के साइट का अकाउंट की हैकिंग करते हैं, उसका गैरकानूनी इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको आईटी एक्ट की सेक्शन 66C के तहत सजा का प्राविधान है और जो है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आपको मैं बताऊं कि सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सजा देने का प्राविधान है। अगर इसमें आप एक बार गलती करते हैं तो आपको 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर आप दोबारा गलती फिर करते हैं तो फिर आपको जो है 5 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना होगा। तो इससे बचने के लिए आप इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि इससे दूर रहें, ताकि आप अननेसेसरी विधिक कार्रवाइयों में न फंस पाएं। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66 में जो है एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वैधानिकता का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे विचार किया और यह निर्धारित किया, सिद्धांत प्रतिपादित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बेसिस पर आप किसी की जो है बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। और ये 19(1) सब क्लास A ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करता है और ये आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। इसलिए इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके बाद उस जजमेंट को लेके केंद्रीय सरकार ने एक समिति बनाई है कि इसको आगे हम लोग कैसे रेगुलेट करेंगे, और उस समिति अपना कार्य कर रही है। सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत केंद्रीय सरकार को किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने
तथा साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें यह कानून भारत के साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मुद्दों से निपटने का प्राथमिक कानून है। इसमें भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, भारत की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने तथा ऐसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। इस एक्ट को लेकर जो है कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसको सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी के तहत चैलेंज किया गया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको जैसा याद होगा कि हम जानते हैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में केंद्र को फोन टेप करने की पूरी अनुमति और आजादी है। सुप्रीम कोर्ट में 1996 के मामले में कहा गया कि सरकार केवल सार्वजनिक आपातकाल में ही किसी का टेलीफोन टेप कर सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के धारा 69A के संबंध में कोई प्रतिबंध माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लगाया गया। और उसी के तहत जैसा कि वर्तमान में आपको ज्ञात होगा कि सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केंद्रीय सरकार ने 59 चाइना के ऐप्स को ब्लॉक कर दिया और भारत सरकार को यह आशंका थी कि चाइना जो है हमारे भारतवासियों का डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसका मिसयूज करेगा, तो इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब साइबर क्राइम के लिए केंद्रीय सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक बनाया है। उस पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेंट का भी प्रोविजन है। आप लोग इस समय चूंकि कोरोना काल चल रहा है और साइबर क्राइम्स तो हो रहे हैं, फेसबुक पे फेक न्यूज़ेज आती रहती हैं, लोग उसको शेयर भी करते रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आपको FIR का नंबर भी मिल जाएगा और आप उसकी क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप जान सकते हैं। साइबर क्राइम के विषय में केंद्रीय सरकार ने काफ़ी सीरियस स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि इस समय ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ा हो गया है और इसमें काफ़ी हैकर्स लग गए हैं जो कि बड़े बड़े लोगों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि उनके समाज में छवि धूमिल हो। इसको रोकने के लिए केंद्रीय सरकार हर स्टेप पे आगे बढ़ रही है और ये कोशिश कर रही है कि इस टाइप के क्राइम को रोका जा सके। साइबर क्राइम के संबंध में अगर आप लोगों को और कोई जानकारी हमसे पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमारे ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं शीघ्रातिशीघ्र देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से मेरी पुनः प्रार्थना है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल बटन दबाएं जो कि दाहिनी तरफ दिखाया जा रहा है और मेरे चैनल के पेज पे फ्लैश कर रहा है, ताकि हमारे वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंच सकें और जो है हमारे कंपनी के मिशन में भागीदारी ये आप लोगों की बन सके और आप लोग का सहयोग हमेशा अपेक्षित है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं प्रदान करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश की सेवा में अपनी पूरी भूमिका निभाते रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।